अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याजी। इस राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवार सुहेल आफरीदी तमाम कानूनी आईनी तकाजों को पूरा करते हुए आज बाकायदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सुहेल आफरीदी से हलफ लिया और हलफ बर्दारी की तकरीब में अपोजिशन अरकान भी शरीक हुए। याद रहे कि यह हलफ अदालत के हुक्म के बाद आज लिया गया है। इससे कबल अपोजिशन अरकान ने असम्बली की कार्रवाई और वज़ीर आला के इंतखाब को अदालत में चैलेंज किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। सुहेल आफरीदी ने असम्बली में मुंतखब होने के बाद अपनी पहली तकरीर में खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मुखालफत की थी और अफगान पॉलिसी पर नजरसानी की बात की थी। इस हवाले से वफाकी हुकूमत और अदारों ने वाज़ेह पॉलिसी अपना रखी है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालिया हालात के पेश नज़र ऑपरेशन नागुज़ीर है। गुज़श्ता 4 रोज से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर पर जंगी सूरत हाल है। आज भी चमन बॉर्डर और कुरम बॉर्डर पर अफगानिस्तान में मौजूद काबिज तालिबान रजीम ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिससे हमारे जवान शहीद हुए और अफवाज पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया, जिससे खवारिज को हलाक किया गया। वफाकी हुकूमत वाज़ेह अल्फाज में ये वार्निंग दे चुकी है कि अगर सुहेल आफरीदी ने वफाक के मामलात में मुदाखलत की और ऑपरेशन में रखना डाला तो उनको वजीर आला रहने नहीं दिया जाएगा। कल वफाकी वजीर ने बाकायदा टीवी पर प्रोग्राम में इस हवाले से धमकी देते हुए कहा कि अगर इस मौके से सुहेल आफरीदी पीछे ना हटे तो हम गवर्नर राज या अदालत के जरिए उनकी हुकूमत के खिलाफ जाएंगे। मुल्क के हसास तरीन सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और सियासी रसाकशी किस करवट बैठेगी? पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर बिगड़ते हालात क्या खित्ते में एक नए बहरान को जन्म देंगे? अफगानिस्तान पर बराह रास्त हमले करके क्या मकासद हासिल करना चाहता है? इन मौजूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार एयाज अमीर साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं इस राउंड अप में। एयाज साहब, बिल आखिर मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम की लाख कोशिशों के बावजूद मुल्क के सबसे हसास सूबे में एक बार फिर पीटीआई की फतह हुई है और उनका वजीर आला मुंतखब हो गया है। आप कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल को और क्या वफाक और रियासत के मुखालिफ सुहेल आफरीदी सूबा चला पाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल लाज चला पाएंगे। अली मीन गंडापुर भी थे, ये भी हैं। अगर खामखा की जो एक हार्ड लाइन पोजीशन चीफ मिनिस्टर साहब को भी नहीं लेनी चाहिए। जैसे उन्होंने अपने शुरू की तकरीर में कहा कि मैं ये कर दूंगा, फलाने कानून हटा देंगे, फलाने कर देंगे, ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए। और ये जो इश्तियाल अंगेजी जो कई वफाकी वज़रा फैला रहे थे कि ये तालिबान के हिमायती हैं, फलाने हैं, इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। और दोनों फरीकैन को समझना चाहिए कि मेन चीज जी चीफ मिनिस्टर सरहद या केपीके का इंतखाब नहीं है। मेन चीज जो है, जो तालिबान से लड़ाई जो ये झड़पें शुरू हो गई हैं, इसकी तरफ ध्यान देखना चाहिए। और ये बहुत एक खतरे की घंटी है और तमाम तवज्जो इस पर मरकूज होनी चाहिए। ठीक सर, कल एक पीएमएलएन के वफाकी वजीर ने टीवी शो में बरमला कहा कि अगर नए वजीर आला अपने ऑपरेशन वाले मौक़िफ़ पर कायम रहे और वफाकी यूं मुखालफत की तो एक 18वें ग्रेड के ऑफिसर के दस्तखत से वो जा भी सकते हैं, यानी गवर्नर राज या इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। आप समझते हैं कि इतनी अक्सरियत रखने वाली जमात के खिलाफ ऐसा एक्शन ऐसे माहौल में लिया जा सकता है? ये बात नहीं है। मैंने आपसे पहले जो शुरू में कहा कि ऐसी बयानबाजी से, इज्तनाब करना चाहिए और गुफ्तगू से परहेज करनी चाहिए। यहाँ तो लगता है कि वफाकी वज़रा जो हैं कई, उनके पास और कोई काम ही नहीं है सिवाय शाम को किसी टीवी चैनल पे आ जाना और वहां पे बोलते रहना। जितने फारग हमारे वफाकी वजीर के लगते हैं, इतने किसी और मुल्क में आपको नहीं मिलेंगे। अब एक आध वजीर हैं, वो रोज आए होते हैं टीवी चैनल पे जी। और बोली जाती है जो उन्हें चीजें नहीं कहनी चाहिए, जो उन्हें अल्फाज का चुनाव एहतियात से करना चाहिए, नहीं कर पाते। भड़कें, धमकियां, कभी हिंदुस्तान को, कभी किसी और को। भाई ऐसे नहीं करते। रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, जिम्मेदार एटीट्यूड होना चाहिए। भाई इतने यहाँ पे तालिबान से हालात कितने खराब हो गए, अफगानिस्तान से कितने हालात खराब हो गए हैं, और आप ऐसे बचकाना, एडोलेसेंट, जुवेनाइल
किस्म के बयानात दे रहे हैं, को थोड़े होश के नाखून संभालने चाहिए। बिल्कुल, जैसे एक मैंने कहा, हसास मौका है, एपीके के बिल्कुल। जो चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट है, इलेक्ट जो हैं, उनको भी अपनी पहली स्पीच में वो लहजा अख्तियार नहीं करना चाहिए। जी, भाई जो आप पहले स्टिफनेस अपनी नजर आई है, पोजीशन बिल्कुल। को लेकिन फिर सर असल मामला तो फिर अफगानिस्तान के मामले पर ऑपरेशन का है ना। पीटीआई इसकी मुखालिफ है और इमरान खान साहब का तो दिहाइयों से ये मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन की बजाय मुज़ाकरात किए जाएं। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान पर बराह रास्त हमलावर है, ऐसे मौके पर क्या मुज़ाकरात की बात मुनासिब है? नहीं, मुज़ाकरात की तो अब बात नहीं रही ना। वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द सिचुएशन इज। अब तो बात ऑपरेशन से ज्यादा जा चुकी है ना। बिल्कुल। ऑपरेशन तो आप करते अपने मुल्क में, बजाउड़ में या कुरम में या वजीरिस्तान में, टीटीपी के अनासर अगर हम कहते हैं वहां पे उनके खिलाफ करते। अब तो बराह रास्त जो है झड़प, जो एंगेजमेंट हो रही है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। इसमें इसको कुछ संभालने की कोशिश करनी चाहिए ना। ऑपरेशन तो पीछे रह जाता है, मुज़ाकरात वाली बात तो पीछे रह जाती है। ऐसा ही है। आखिर वो जो दूसरी तरफ से मौक़िफ़ है, एक बात तो सामने चीज है ना कि ये जो शुरू कब हुआ, ये सारे जो यहाँ पे टेररिज्म का जो एक नया रिसर्जेंस है, कब शुरू? 2-2.5 साल पहले शुरू। उससे पहले तो 4 साल अमन था, तो एकदम कैसे खराब? लेकिन उसके बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो है चीजें कि जी वहां से जंगजुओं को लाया गया, कौन लाया जी, ये कहने के लिए भी कोई तैयार नहीं। तो वो फिलहाल ऐसे बहस मुबाहिसे को पीछे रहने देना चाहिए। अब तो ये बात है कि ये जो हालात खराब हो गए अफगानिस्तान के साथ, उसको डिफ्यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी मुसल्लह अफवाज अपना जो है मुल्क और का दिफा जो है, और वहां से अगर एग्रेशन आई है उसका जवाब दे रही है, उसका फर्ज बनता है और बिल्कुल ठीक ऐसे करना चाहिए। लेकिन अगर हालात सिचुएशन एस्केलेट करती है, जी, वो तो किसी के मुफाद में नहीं और हमारे मुफाद में तो बिल्कुल नहीं। ऐसा ही है, बिल्कुल। और हमें एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन सर फिर एहतियात वो नज़र नहीं आ रही, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दोनों साइडों से नज़र आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं लैक करती है। अब हम खुद देख रहे हैं, गुज़श्ता 4 रोज़ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगी सूरत हाल है और हमारे कई जवान और ऑफिसर्स शहीद हो चुके हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर हदूद के खिलाफ वर्जी करते हुए काबिज तालिबान रजीम हमले कर रही है मुसलसल। तो फिर ऐसे में सूबे में इस तरह का चीफ एग्जीक्यूटिव लाना जो फोर्सेज और वफाक के ऑपरेशन की मुखालफत करे, डोंट यू थिंक कि उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा और वो वजारत भी सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगी? देखिए हजूर, पहले एक बात तो करें, जो भी चीफ मिनिस्टर हो, अवाम का नुमाइंदा होना चाहिए या नहीं, पहली बात तो ये तय करें सर। इस पे तो कोई दो राय नहीं है। फैसला आपने करना है या वहां की अक्सरियत ने करना है? आपने उस पर एतराज उठाने, वो तो बाद में उठाए ना। ये ऐसा है, उसकी शक्ल में अच्छी नहीं लगती, नाक उसका टेढ़ा है, ये बाद में कर लें ना। पहले ये तो असूल तय कर लें कि किसने फैसला करना है। केपीके की असेंबली में अक्सरियत ने करना है या आप और मैंने करना है टीवी चैनल्स पे बैठ के, या हुकूमती वज़रा ने करना है? वहां पे क्या आप समझते हैं कि जो अक्सरियती आवाज है उसकी नुमाइंदा ना हो जी, और कोई और हो, वो काम चला लेंगे? वो बड़ा हिसास सूबा है, बिल्कुल। और जो मैदान जंग बनी हुई है वही सूबा बना हुआ है। बलूचिस्तान की मैदान जंग की नौयत और है, यहाँ पे और है। और इस सूबे के लोग जो हैं उनका कोई नुमाइंदा है, आप अगर नहीं तस्लीम करते तो फिर आप कहां से लाएंगे? तो बहरहाल मामलात चीफ मिनिस्टर और फेडरल गवर्नमेंट ने चलाने हैं जी, और एस्टैब्लिशमेंट ने चलाने हैं, क्योंकि वो जो जंगी महाज पे जो सरगर्दा हैं वो हमारी फौज है, जवान है, हमारे अफसर हैं, और ये कोई पटाखे नहीं चल रहे, लोग मर रहे हैं, कैजुअल्टीज हुई हैं। बिल्कुल। हम कहते हैं कि हमने तालिबान का ये किया, लेकिन हमारा भी तो जानी नुकसान हुआ है। तो ये सारों ने मिलके इस सूरत, और ये छोटी मोटी ये जो है लेग पुलिंग और इससे
इससे प्लीज, मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ, परहेज कि मुत्तहिद होने का टाइम है। बिल्कुल सही सर। ऐसा हुकूमत तो अपनी खारजा पॉलिसी पर दाद बटोर रही है कि ईरान, चीन, सऊदी और अमेरिका समेत सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ है, मगर गुज़श्ता एक साल में 3 हमसायों से हमारी जंग हो चुकी है। ईरान ने हमला किया, भारत से जंग हुई और अब अफगानिस्तान का महाज। क्या खारजा पॉलिसी की कामयाबी इस सब में कोई किरदार अदा कर सकती है? नहीं, देखें, अगर आपके तल्लुकात दूसरे ममालिक से अच्छे हों तो वो खुशी की बात है। अगर सदर ट्रंप जो हैं, जो एक बहुत पावरफुल, ताकतवर प्रेसिडेंट के तौर पर उभर रहे हैं, उभर चुके हैं, नमूदार हुए हैं, वो आपकी लीडरशिप को के साथ उनके एक किस्म के पर्सनल तल्लुकात बन गए हैं, तो उसमें कोई इतराज की बात तो नहीं होनी चाहिए। जहां तक ये रहा ईरान वाला मसला के उनके साथ हुई थी, ईरान के साथ हुई थी, लेकिन जल्द कंटेन हो गई थी, खत्म हो गई थी, उसको रहने दें। और फिर हमारे तल्लुकात ईरान के साथ बहाल हो गए थे, और उनकी हालिया इजराइल के साथ जंग, जो 12 रोजा जंग थी, उसके बाद उनके सदर जो है पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, और पाकिस्तान के किरदार को ईरान के लोग, ईरान की हुकूमत मुस्बत निगाह से देखती है। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हमें यह तयन करना चाहिए कि इस वक्त मौजूद में हमारा मेन खतरा कहां से आ रहा है, मगरब से या मशरिक से। जंग छिड़ी हुई है, जो बॉर्डर क्लैशेस हो रहे हैं, वो मगरब में हो रहे हैं। अगर मगरब में हो रहे हैं तो तमाम तवज्जो, तमाम नजर वहां होनी चाहिए, और डिस्ट्रैक्ट हमें नहीं होना चाहिए। ये जो आए रोज हम और हिंदुस्तान का चले कोई मकसद होगा, हम जो बयानबाजियां, इश्तियाल अंगेजियां और ऐसी बातें जिनका कोई मतलब नहीं है, उसमें क्यों इंडल्ज करते हैं? वी शुड सी हमारा इस वक्त मेन प्रॉब्लम कहां पे है, फायरिंग कहां हो रही है, जानों का जिया कहां हो रहा है। तो फिर अकल का तकाजा, दानिशमंदी का तकाजा है कि बाकी महाज जो है उनको ठंडा करने की कोशिश की जाए। सर, गजा अमन मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान को एक गैर मामूली सफारती कामयाबी मिली कि शहबाज शरीफ, जो वाहिद जनूबी एशियाई लीडर थे, वहाँ मौजूद थे। फिर ट्रंप ने तारीफ भी की, उन्होंने भी बहुत तारीफ की, लेकिन आपने आज के कॉलम में इस पर खदशात का इजहार किया और कहा कि इसराइल जीत गया, ताकत जीत गई, और ईरान की तर्ज पर मज़ामती बयानियाँ, और अरब मुस्लिम ममालिक अब इसराइल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि ट्रंप को लीडर मान लिया गया है। आपको क्यों इस पर खदशात है? मुझे कोई खदशात नहीं है, हम तो देख रहे हैं। जो मैंने कॉलम में एक्चुअल जो लफ्ज इस्तेमाल किया था वो काट दिया था। देखिए, इसमें पलड़ा तो भारी इजराइल का रहा ना, ताकत इस्तेमाल से, और ताकत के मतलब उस उम्दा इस्तेमाल से क्या कुछ उसने नहीं किया। हिजबुल्लाह डिस्ट्रॉयड, हमास डेसिमेटेड, गजा के साथ क्या नहीं हुआ, 60,000 से ज्यादा लोग जो है मारे गए हैं। ईरान की कुव्वत कहां गई? वो ईरान जो बयानिया बनाता था कि हम ये करेंगे, इजराइल करेंगे, आखिरकार ये जो जंग बंदी हुई है, हॉस्टेज का हुआ है, पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स रिलीज हुए हैं, जो जंग बंदी गजा में हुई है, किसकी वजह से हुई है? अमेरिका की वजह से हुई है, सदर ट्रंप की वजह से हुई है, और ये सारे मिल के। लेकिन असल इजराइल को कंट्रोल करने वाला, मतलब एक हद से कुछ रेस्ट्रेंट देने वाला सिर्फ एक कुव्वत है, अमेरिका। जी बिल्कुल। तो मुसलमान दुनिया फिर अपनी हालत देख लेना क्या है। और इसी पे ये कुछ जो हमें मिला, इसी पे शुक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं तारीखी हो गया है, ये हो गया, फलाना हो गया। लेकिन जंगी अजाइम, वॉर एम्स तो इजराइल के पूरे हुए हैं ना। अब तक उनकी फौज जो है गजा में है, ये नहीं पता कब उसकी और फेज्ड विड्रॉल होगी। वो जो कह रहे हैं सिक्योरिटी पेरिमीटर होगा नॉर्थ गजा में, उसका तयन कौन करेगा? इजराइल करेगा। आज अखबारात में वो खबर थी कि वो जो इमदाद पहुंच रही है गजा में, वो इजराइल ने थोड़ी रिड्यूस कर दी है। रब तुम्हारी उसका है, जिसके पास ताकत हो बात उसकी मानी जाती है। मिडिल ईस्ट में ये साबित हो गया कि सबसे ताकतवर तरीन मुल्क इजराइल है।
और कुछ भी नहीं ये कर सके। ठीक। क्या क्या बातें हमने सुनी थी, इजराइल वो ईरान ये कर देगा, वो कर देगा, हिजबुल्ला ये करेगा, हमास बैक वक्त हमला होगा। कि इनसे, हमास वालों से कोई ये पूछे, मुसलमान मुल्क पूछे उनसे कि किस हकीम ने आपको ये नुस्खा दिया था अक्टूबर 7th, ये जो आपने इजराइल पे हमला किया था, सिविलियंस को मारा था आपने क्या हासिल करने के लिए? कुछ करने के लिए एम होना चाहिए। आपका एम क्या था? कोई आपने अपने वो जो है मकासद हासिल कर लिए? हम भी यहाँ पाकिस्तान में जब हमला हुआ था, सारे टीवी चैनल, हम जैसे लोग, हम भी कहते क्या बात है, क्या बात है, हमास ने ऐसी ताकत दिखाई है, ये दिखाई है, वो दिखाई। 70 साल से 48-49 से लेके इजराइल के मामले में मुसलमान पिट रहे हैं, क्योंकि जो दानिशमंदी होनी चाहिए हम में नहीं, जो ताकत होनी चाहिए वो नहीं। सही। एक कुव्वत उभरी थी जो इजराइल का मुकाबला कर सकती थी, हिजबुल्ला थी, लेकिन हमास ने उसको भी मरवा दिया। ऐसी सूरत हाल पैदा की, इजराइल को मौका मिला कि वो जो 2006 की हिजबुल्ला और इजराइल की जंग थी, उसका बदला इजराइल ने अब ले लिया। कल से काम लेना चाहिए। शाम का क्या हुआ है? जी बिल्कुल, मुज़ाहमत की बड़ी निशानी थी। हाँ जी। हाफिज अल असद को रूस भागना पड़ा। जनूबी शाम में कई जगह इजरायली फौज बैठी हुई है। डिक्टेट इजराइल, ये जो जंग, ये भी कत्लो गारत गजा में और होती। इनके वॉर एम्स नेतन्याहू के और थे, वो तो चाहते थे जंग जारी रहे। ये तो अमेरिकन प्रेशर आया। और आपने देखा है एक और चीज, जब कनेसेट में वो तकरीर कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो कैसे उसको, वो पता नहीं लोग समझे या नहीं समझे, नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन चार्जेस हैं। हाँ जी। उन करप्शन चार्जेस में एक ये है कि कई बिजनेसमैनों से इन्होंने कोई $2,10,000 लिए थे तोहफों के शक्ल में, और उन तोहफों में सिगार और शैंपेन भी थी। तो जाते जाते तकरीर में सदर ट्रंप ने कहा कि मैं प्रेसिडेंट हर्जोग से कहूंगा इसको पार्डन कर दें, माफी दे दें। एंड हु केयर्स अबाउट सिगार्स एंड शैंपेन? मतलब वो वाहिद आदमी है जो इस जबान में नेतन्याहू से बोल सकता है। और नेतन्याहू वो भीगी एक वो शक्ल बना के उसको ये चीज सुननी पड़ी। बिल्कुल सही। तो उसकी वजह से ये जंगबंदी हुई है। बिल्कुल सही। लेकिन वो तब हुई है जब इजराइल के तमाम जंगी मकासद पूरे हुए, बशमूल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज की डिस्ट्रक्शन, की तबाही। ठीक, ये हमारे सामने है ये सब कुछ। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार आज़मीर हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, गुज़श्ता चंद रोज़ा सरहदी झड़पों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान ने खित्ते की सलामती और अपनी सरहदों की हिफाजत में कितना बड़ा बोझ उठाया हुआ है। 1979 से लेकर आज तक लाखों अफगान मुहाजिरीन को पनाह देने, स्कूल, अस्पताल और रोजगार के मौके फराहम करने वाली रवायात ने पाकिस्तान को एक ज़ामिने अमन कौम के तौर पर पेश किया। मगर बदकिस्मती से इस एहसान का बदला बारहा तशद्दुद, मंशियात और अस्करी साजिशों की शक्ल में मिला, जिन्होंने हमारी सड़कों और नौजवान नस्ल पर तबाहकुन असरात मुरतब किए। पाक अफगान ताज़ा झड़पों में पाक फौज ने बलूचिस्तान के सरहदी ज़िले चमन के इलाके स्पिन बोल्दक और खैबर पख्तूनख्वा के कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज के हमले नाकाम बनाते हुए 45 से 50 हमलावरों को हलाक कर दिया, जबकि जवाबी कार्रवाई में कई चेक पोस्टें और टैंक भी तबाह किए गए। वहीं अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान ने काबुल और कंधार में खवारिज के खट्टकानों को निशाना बनाया और 7 खवारिज को जहन्नम वासिल किया, जिसके बाद काबिज तालिबान रजीम ने 48 घंटे की सीज फायर की दरख्वास्त की, जिसको आरजी तौर पर पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है। इससे कबल ISPR के जारी करदा बयान के मुताबिक 15 अक्टूबर 2025 को अफगान तालिबान ने बलूचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दक में 4 मुख्तलिफ मकामात पर बुज़दिलाना हमले किए, जिन्हें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर और मुअस्सर अंदाज में नाकाम बना दिया। उस दौरान 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। बयान में कहा गया कि अफसोसनाक तौर पर अफगान तालिबान ने अपनी जानिब वाक़िया पाक अफगान दोस्ती गेट को भी
तबाह कर दिया, जो बाहमी तजारत और सरहदी कबाइल के रवायती हकूक के बारे में उनकी सोच का वाज़े अकास है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा की जानिब से मजीद कहा गया है कि ये बेबुनियाद इल्जामात के हमला पाकिस्तान ने शुरू किया सरासर झूठ और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे पाकिस्तानी चौकियों या साजो सामान के कब्जे के झूठे दावे किए जाते रहे हैं। बयान में कहा गया कि तालिबान हुकूमत की गुमराह कुन तशहीर को बुनियादी हकाइक की जांच से बासानी बेनकाब किया जा सकता है। खबर रसां जराए और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में मुबैना तौर पर सोवियत दौर के 9K-72 तर्ज के बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए जाने के सबूत सामने आए, जो तनाज़े को एक खतरनाक नई सतह पर ले जाने का इशारा है। अफगान ज़मीनी कार्रवाइयों और सरहदी हमलों के पीछे बैरूनी हमायत बिलखसूस भारत से मशकूक रवाबित कार फरमा है, जबकि इसी हवाले से भारत में बाज़ इंतखाबी बयानात ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त और जारहाना लहजा और प्रोपेगेंडा दोबारा इख्तियार कर लिया है, जिसने सफारती कशीदगी में मजीद इजाफा किया है, जिसका जवाब ISPR ने भरपूर दिया और भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया है। अगर तालिबान की काबिज रजीम ओछे हटकंडों से बाज नहीं आती तो क्या खित्ता एक बार फिर बड़ी जंग की जाएगा। मौजूदा कशीदगी को कम करने के लिए पाकिस्तान किन फौरी सफारती और सिक्योरिटी इकदामात को तरजीह देगा। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं स्नो राउंड अप में। आमिर साहब, अभी लेटेस्ट जो हमें खबर आई है वो ये आई है कि पाकिस्तान ने काबुल और कंधार में टारगेटेड ऑपरेशन किए, 7 खवारिज हलाक हो चुके हैं, और साथ में ये कि हमने देखा कि किस तरह अफगानिस्तान ने रात को हद पार कर दी और बाबे दोस्ती कहलाए जाने वाली जो गुजरगाह है और दरवाजे पर भी हमला किया। मतलब साफ है कि वो किसी तौर पर भी इस सूरत हाल में ठहराव नहीं लाना चाहता। आप इस सूरत हाल में अफगान जारियत और पाक फौज जैसे मुंह तोड़ जवाब जैसे अभी भी उन्होंने दिया, उसको कैसे देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान ने जब से ये हुकूमत आई है तालिबान की, जो हमें ख्वाहिश थी कि शायद एक पीस वाला एलिमेंट आएगा अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के लिए चीज़ें फेवरेबल होंगी, रीजन के लिए चीज़ें फेवरेबल होंगी, वो फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने शो नहीं की। बल्कि आप समझ लें कि वो लोग जिन्होंने इनको उनका ख्याल रखा, मेहमान के तौर पे उनको किया और हर तरह की जारियत में उनका कोशिश की कि उनका साथ दें और उनके साथ भाइयों वाला सलूक करें। तो आज हमें जो चीज़ें देखनी पड़ी, जितना खून पिछले 12 महीनों में पाकिस्तान की वेस्टर्न रीजन में हुआ है, हमारी फोर्सेस का, हमारे मासूम शहरियों का, ये पिछले 3-4 सालों का मिला के भी अगर आप देखें तो इतनी जारियत, इतना टेररिस्ट अटैक्स नहीं हुए। तो ये बहुत सीरियस चीज़ है और इसका एक जवाब देना बहुत ज़रूरी था और एक मैसेजिंग करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे हिंदुस्तान अपना सिंदूर जो 2 जिसे कहते रहते हैं उसको कर रहा है। और जो मैं बारहा कहता भी रहा हूँ कि अब वो डायरेक्ट आने की बजाय वो कोशिश करेंगे कि इर्रेगुलर तरीके से, अनकन्वेंशनल तरीके से हमें ब्लीड करें, हमें नुकसान पहुंचाएं, जानी नुकसान पहुंचाएं, हमारी मिलिट्री को नुकसान पहुंचाएं, हमारे शहरियों के हार्ट्स एंड माइंड्स में टेरर डालें और एक किस्म की एनार्की क्रिएट करें इधर इस रीजन में। और डेफिनेटली वेस्ट हमारा सॉफ्ट वैली के तौर पे है इस वक्त, जहां पे किसी हद तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है और अनगवर्न स्पेसेस भी हैं जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है, बलूचिस्तान में भी और केपी में भी, TTP के तौर पे भी, BLA के तौर पे भी, और बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की पनाहगाह बन चुकी है अफगानिस्तान, जहां पे कई दहाइयों से बहुत अनसर्टेनिटी रही है, बैटल ग्राउंड बना रहा है। तो ये चीजें तमाम मौजूद हैं उधर, और उधर ये भी एक बावर कराना जरूरी था कि आपको हम आपके अंदर से, मतलब डीप अंदर जाके भी हम उन टेररिस्ट को, उन हाइडआउट्स को कर सकते हैं। दे कैन रन बट दे कैन नॉट हाइड फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की जो रीच है, जो हमारे पास मिलिट्री कैपेबिलिटी मौजूद है, हम आपको उधर भी जाके निशाना बना सकते हैं। और ये मैसेज देना बहुत जरूरी था कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। Having said that, मैं ये भी यहाँ पे जरूर अपने तमाम सुनने वालों को और आपकी वसातत से कहना चाहूंगा कि ये हमारे लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है और हमारे लिए भी एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है कि वेस्टर्न साइड पे भी इस हद तक हमारा फ्रंट खुल गया है और एक जंग का समा है, एक अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ईस्टर्न नेबर
जो है वो अब कोशिश कर रहा है कि टू फ्रंट के तौर पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। और ये चीज हमें देखनी पड़ेगी जरा एक स्टेट्समैन के तौर पे, एज एक सारी नेशन को एज अ होल नेशन अप्रोच के तौर पे हमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें अगर के ऑब्जेक्टिव्स जो जंग के होते हैं उसमें ये होता है कि दुश्मन को पेन और पनिशमेंट दी जाए और दुश्मन को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि वो डेटरेंस क्रिएट हो और आइंदा वो ये चीज ना करे। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं है, कोई ऐसे इकोनॉमिक टारगेट्स नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसपे आप उन्हें इतना पेन और पनिशमेंट दें, इतनी आप उनको कॉस्ट दें कि वो डिटर हो सके, क्योंकि वो ये चीजें पिछले कोई 4 दिहाइयों से बर्दाश्त कर रहे हैं या दे यूज्ड टू इट दे आर यूज्ड टू इट, प्लस दे आर दे उनका ये एक तरीका मार्श बन चुका है, उनकी एक वे ऑफ लिविंग ये हो चुकी है कि वो लड़ाई पे ही जिंदा रहते हैं और इसी से वो अपनी मतलब जो भी उनके दे बिकम मर्सनरीज और पैसे जो उनको देता है उसी के हाथ वो बिक के वो इस तरह की हरकतें करते हैं जो नुकसान वो पाकिस्तान को भी पहुंचा रहे बट हैं। सर जिस तरह तो से ऐसे कोई बलूचिस्तान हमारे पास बिल्कुल सही सर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह खवारिज के ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं और अब हमारे जवानों और अवाम के खिलाफ बराह रास्त हमले कर रहे हैं, क्या ये वो हद नहीं आ गई कि अब टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशन से बढ़कर डायरेक्ट ऑपरेशन किया जाए और उनका कला कमा किया जाए? जी बिल्कुल, देखें यही मैसेजिंग दी गई है। वैसे तो देखें एक कॉन्फ्लिक्ट जोन तो ये बड़े अरसे से बना हुआ है, बल्कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आई उससे पहले भी स्कर्मिशेस होती रही हैं। बॉर्डर पे हमने बड़े सिक्योरिटी मुहैया करने की कोशिश की, बॉर्डर पे फेंसिंग की, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आई वुड से वो हमने तमाम चीजें लगाई उधर मॉनिटरिंग के लिहाज से भी। लेकिन ये एरिया इतना होस्टाइल है, टेरेन इतना होस्टाइल है, इतना मतलब आप समझ लें कि चीजें साथ जुड़ी हुई हैं और उस टेरेन पे बहुत 100% मॉनिटरिंग करना आसान काम नहीं है। टनल्स बन चुकी हुई हैं जो पिछले 4 दहाइयों से जो जंगें होती रही हैं उसमें आप देखें तो पहाड़ों के अंदर ऐसे ऐसे रास्ते मौजूद हैं जिनका मॉनिटरिंग 100% करना बहुत मुश्किल है किसी भी सिक्योरिटी फोर्स के लिए। बहुत सारे मतलब अमेरिका नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका, तो हमारे लिए भी ये एक नामुमकिन सी चीज है कि हम 100% उस तरह की मॉनिटरिंग कर सकें। तो किसी हद तक टेररिज्म होता रहेगा, लेकिन हमें अपनी तरफ से इस चीज का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि टेररिज्म को डाइल्यूट करने के लिए, काउंटर करने के लिए फोर्स एक हिस्सा होती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो उधर की पॉपुलेशन होती है, लोग होते हैं। जब लोगों को आप उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करेंगे, अनगवर्न्ड स्पेसेस नहीं होंगी, तो वो लोग जो हैं वो आपकी गवर्नमेंट को, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को लेजिटिमेट समझेंगे और वो टेररिज्म के अगेंस्ट और टेररिस्ट के अगेंस्ट खुद एक्शन भी लेंगे जो उधर की पॉपुलेशन होती है। राइट। तो ये कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए कि अपनी पॉपुलेशन जो कि उन बॉर्डर एरियाज में मौजूद है वो किसी तरह भी दुश्मन के हाथ ना लगे, किसी वजह से भी, गवर्नेंस के इश्यूज की वजह से किसी तरह से भी कोई भी ग्रीवेंसेस ऐसे ना हो कि जिनकी ग्रीवेंसेस की वजह से वो जो है दुश्मन के हाथ एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सके और उनको खरीदा जा सके। बिल्कुल सही। यही कोशिश हमारे दुश्मन की रही है और हमें इस मामले में बहुत एक एहतियात भी करनी पड़ेगी और एग्रेसिवली एक एंटी टेररिज्म का जो हमने एक होल नेशन अप्रोच के तहत जो जिन नुकात पे हमने ये एक बनाई भी थी पॉलिसी काउंटर करने के लिए, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यही थी कि गवर्नेंस बेहतर की जाएगी, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत बेहतर की जाएगी, उधर की आवाम को जो है कॉन्फिडेंस में लिया किया जाएगा, बिल्कुल सही है। किया जाएगा। तो ये तमाम मामला बहुत जरूरी हैं। इसके साथ साथ कि हम जो एक्शन ले रहे हैं वो एक मैसेजिंग हमने जरूर दी है और देनी जरूरी भी थी इस मौके पे, जबकि बहुत सारा खून बह गया था और दुश्मन जो है बेतहाशा इंग्रेस कर रहा था, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस हो या पुलिस लाइंस पे हमला हो। एक कॉन्टिन्यूटी और तसलसल नजर आ रहा था इन हमलों का, जो हमारे लिए ठीक नहीं था। हमारे मतलब इतने लोग किसी जंग में नहीं मरे जितने के टेररिस्ट अभी बिल्कुल के हाथों मर चुके हैं इतने अरसे। नो डाउट। नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। आमिर साहब, अफगानिस्तान की काबिज तालिबान रजीम के पास जो रॉकेट लॉन्चर और हथियार देखे जा रहे हैं उनमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 9K-72 जैसे बैलिस्टिक मिसाइल और दीगर हथियार शामिल है। इन हथियारों की क्या रेंज और खसूसियत है और इनके मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन से अहम मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं जो अफगानिस्तान को जवाब में देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, जब से अमेरिका गया है
वो इस जल्दी में निकला कि वो उन रूल्स को फॉलो नहीं कर सका जो कि हथियारों के मामले में होते हैं जब आप किसी मुल्क से निकल रहे होते हैं, जो कि उनकी पॉलिसीज और पेंटागन के रूल्स के मुताबिक है, उसको भी फॉलो नहीं किया गया। और तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $7 बिलियन के हथियार वो छोड़ गए हैं। और उसमें अगर आपको नजर आते हो कि काफी सारी जो गाड़ियां हैं, जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जो इस तरह के रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स वगैरह हैं, और हैवी आर्ममेंट से लेकर स्मॉल आर्म्स तक उधर मौजूद हैं। वो बेतहाशा जो है वो तमाम जो है वो तालिबान और ये टीटीपी के हाथ में लगे हुए हैं। उनका कोई काउंट नहीं है, उनकी कोई आप कह लें कि चेक एंड बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। और वो एक बहुत सीरियस चीज है। देखिए, जब तक उनके पास हथियारों की सप्लाई रहेगी, जब तक उनके पास फंडिंग रहेगी, जो कि इंडिया कर रहा है और बेतरीक तरीके से कर रहा है, और वो बारहा कह चुका है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा है और हम ज्यादा पैसा इस्तेमाल करके उनको खरीद सकते हैं। और यही चीज वो कर रहे हैं हमारे खिलाफ। और तीसरी चीज जो है वो रिक्रूटमेंट है, जो मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि पॉपुलेशन की सपोर्ट जो है वो हमें देखना वो बहुत पड़ेगा कि जरूरी अपने है। अंदर जो फिशर्स हैं और जो अपने अंदर हमारे एक वेज क्रिएट हुआ है पॉपुलेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान, या वो पॉलिटिकल तरीके से हो या किसी और वजह से हो, उसको हमें जो है प्लग इन करना पड़ेगा। ये गैप्स नहीं हमने देने। तो ये तीन चीजें जो है अगर हम रोक सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं: वेपन्स और फंडिंग और रिक्रूटमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। बिल्कुल सही। और तो उसके बाद फिर ये जो फोर्स है उसका इस्तेमाल उतना ही कम होता जाएगा। लेकिन फोर्स का इस्तेमाल एज ए लास्ट रिजॉर्ट जरूर करना पड़ता है जब एक मैसेजिंग आपने देनी हो दुश्मन को कि आपने बहुत कर लिया और हम आपको निशाना बना सकते हैं, आप हमसे भाग ठीक। सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। तो ये एक मैसेजिंग के लिए जरूरी भी है। आमिर साहब, आपने बतौर एयर मार्शल जिम्मेदारियां भी सर अंजाम दी हैं। आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान जिस जगह वाक़या है वहाँ फ़िज़ाई ऑपरेशन की क्या पॉसिबिलिटी बनती है और क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं? क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो फ़िज़ाइया के लिए वहाँ ऑपरेट करने में क्या क्या हो सकता है? जी, ठीक कह रही है। देखिए, पहली बात तो ये कि अफगानिस्तान की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जो एयर ऑपरेशंस है उसके मुतालिक तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर बताता चलूं कि इसमें जितनी भी सुपर पावर्स आई हैं उन्होंने काफी हद तक इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्योंकि ये एक सेंट्रल लोकेशन है और एक राउट है जो ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करता है। तो उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आज भी मौजूद है। और इसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स जरूर कहा जाता है, लेकिन मेरा ख्याल में एम्पायर्स को तो इतना ग्रेवयार्ड नहीं बना जितना ये अपने लोकल पॉपुलेशन के लिए बना, और हम लोगों के लिए जो पाकिस्तानी जो इनके नेबर्स हैं, वी हैव बीन द सफरिंग द मोस्ट। उसके अलावा रीजनल प्लेयर्स की इसमें हमेशा एक अमल दखल रहा है। जो पहले ग्रेट गेम थी रशिया और ब्रिटेन के दरमियान, वो आज अमेरिका और चाइना के दरमियान हो रही है। और चाइनीज चाहते हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आए, और उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी की है रिसेंटली। एयर ऑपरेशंस के लिहाज से अगर मैं आपको कहूं तो ये एक बहुत होस्टाइल टेरेन है और बहुत चैलेंजिंग होते हैं एयर ऑपरेशंस। लेकिन एयर ऑपरेशंस के अलावा कोई और ऑपरेशन इधर इफेक्टिव हो ही नहीं सकते, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन जो लोग वो गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत वो एक्शंस करते हैं, वो डिस्पर्स हो जाते हैं जब उनका कोई ग्राउंड एक्शन हो या एयर एक्शन हो। और जब वो देखते हैं कि दुश्मन जो है वो मतलब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो उनके खिलाफ लड़ रही हैं, उनको उनका जब भी एक कोई सॉफ्ट टाइम आता है या ऐसा वक्त आता है जिसपे वो सरप्राइज क्रिएट कर सकें, तो वो कलेक्टिव होकर दोबारा से अटैक करते हैं। यही चीज वो अमेरिकन के खिलाफ करते रहे, रशियंस के खिलाफ करते रहे, और आज ये हमारे बॉर्डर पे ये करने की कोशिश कर रहे हैं। एयर ऑपरेशंस किसी हद तक इफेक्टिव हो सकते हैं कि उस एरिया को सॉफन किया जाए और उनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं या एमुनिशन डंप्स वगैरह हैं उनको टारगेट किया जाए, जो अमेरिका भी करता रहा, रशिया भी करता रहा। लेकिन ये कहना कि उसकी वजह से आप इन लोगों को 100% खत्म कर सकते हैं, वो possible एयर नहीं। ऑपरेशंस वो एक मकसद शायद हल नहीं कर सकते, जिसका हल सिर्फ यही है कि ग्राउंड पे जो लोकल्स हैं, जो गवर्नेंस है, इन इश्यूज को एड्रेस किया जाए। ये प्री रिक्विजिट्स होते हैं एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए। एयर ऑपरेशंस आर ओनली देयर टू एक लास्ट किस्म का एक लेसन किसी को टीच करना हो, और आपके पास इंटेलिजेंस मौजूद हो कि यहाँ पे कोई लीडरशिप मौजूद है, कोई हाई वैल्यू एसेट्स मौजूद हैं जिनको आप टारगेट करके यू कैन नॉक देम आउट, उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, या उनके कोई एमुनिशन डंप्स हैं, उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं
जहां पे उनके काफी सारे एसेट्स हैं, उनको आप टारगेट जरूर कर बिल्कुल सकते ठीक। हैं। लेकिन काउंटर सर टेररिस्ट इस पॉलिसी इस जो सर है उसका एक लास्ट एलिमेंट होता है किसी किस्म का काइनेटिक एक्शन भी। देयर आर फ्यू प्रीरेक्विजिट्स जिनको सेटिस्फाई करना ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक सर, ड्यूरेंट लाइन का भी तो मामला है ना, तकरीबन 1893 से चलता आ रहा है और अफगान हमेशा इस पर एतराज़ करते हैं और हमेशा मसाइल भी इसी बॉर्डर एरिया पर होते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी और अफगान फोर्सेस के साथ काम करना और उनको ऐसे हथकंडों से रोकने के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ अरसा पहले यहाँ बार लगाने का काम भी शुरू हुआ था जिस पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था। जी देखिए, एंड ऑफ द डे जो है हमें ये रियलाइज करना चाहिए, और अफगानिस्तान और अफगानियों को खास तौर पे और उनकी सिक्योरिटी के जितने एलिमेंट्स हैं और जो लोग लड़ रहे हैं हमसे, हम्म। कि देखिए इस रीजन की जो स्टेबिलिटी है उसमें दोनों कंट्रीज जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। और अगर हमने मामलात हल करने हैं तो कोई बाहर से कोई गारंटर नहीं आएगा। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि इस बॉर्डर को बेहतर किया जाए या इधर हम्म। स्टेबिलिटी आए, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होती है। अफगानिस्तान की हमारे थ्रू अरेबियन सी की कनेक्टिविटी होती है। अफगानिस्तान हमारे थ्रू जो है ईस्ट की तरफ कनेक्ट करता है। हम अफगानिस्तान के थ्रू नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में कनेक्ट होते हैं। और ये बहुत सारी जगह पोटेंशियल्स हैं जिधर से हम एनर्जी रिसोर्सेज को अपने पास लेकर आ सकते हैं। हम बड़े सारे म्यूचुअल काम कर सकते हैं जिससे आपकी ट्रेड इंक्रीज हो सकती है, आपकी नेबरिंग कंट्रीज की ट्रेड इंक्रीज हो सकती है, आपके रीजन में एक स्टेबिलिटी आ सकती है। टापी जैसी जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है तजाकिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के थ्रू, वो एक म्यूचुअल स्टेक होल्डर आपको बना सकता है। तो ये चीज जो है ये बावर करवानी भी जरूरी है और समझने की जरूरी है कि ये कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट और इधर इंस्टेबिलिटी करना क्या हमारे मफाद में है दोनों कंट्रीज के, या ये उन कंट्रीज के मफाद में है जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, या ऐसे रीजनल प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे अमन नहीं चाहते और हम दोनों ममालिक को ब्रीड करना चाहते हैं, हमारी आवाम को जो है नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारी आने वाली नस्लों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये समझना और फिर ये कहना कि इंडिया जो है आपका बेहतर साथी बन सकता है अफगानिस्तान, अगर ये इस खाम ख्याली में है तो ये बहुत बड़ी खाम ख्याली है उनके लिए। क्योंकि इंडिया एक ना सिर्फ ये कि वो हमारा दुश्मन है, वो काफी मुसलमानों का दुश्मन है जी और वो बिल्कुल। कभी भी आपका साथी नहीं बन सकता। ये आज बंगाली भी रियलाइज करते हैं, वो तमाम कंट्रीज अब रियलाइज कर चुकी हैं कि इंडिया जो है वो कितना बड़ा ट्रेटर है, कितने सेल्फ मतलब मफाद के लिए वो किसी तरह की भी वैल्यूज को बेच सकता है, एथिक्स उसके कोई नहीं है। तो सर अफगानियों वो को तो मेरा सर ख्याल में इस बिल्कुल बात नजर को आ रहा है, और समझना इन चाहिए। अफगानियों को भी तो वो यूज ही कर रहे हैं, और जिस तरह से वो प्रॉक्सी वॉर्स कर रहे हैं बलूचिस्तान में, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, या आपको लगता है कि इसमें असला या दीगर सहूलियात भी भारत तालिबान को दे रहा होगा? जी बिल्कुल इनडायरेक्टली नहीं, मेरा ख्याल में ये बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। अभी आपको पता चला होगा कि एम्बेसी का स्टेटस दे दिया है इंडिया जी ने जी जी, अफगानिस्तान में अपनी अफगानिस्तान में, हाँ। प्रेजेंस को। तो उधर क्या होता है, वो एम्बेसी नहीं है, वो रॉ का हेडक्वार्टर है बेसिकली, और वहां से सारे ऑपरेशंस कंट्रोल होते हैं। वो इस गार्ड में कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी अफगानिस्तान में कर रहे हैं, बेसिकली उसका जो 90% जो उसका मैंडेट है, ऑब्जेक्टिव है, वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के वेस्टर्न एरिया को डिस्टेबलाइज करना है, अफगानियों को ट्रेन करना है अगेंस्ट पाकिस्तान, उनकी इंडोक्ट्रिनेशन करना है और उनके अंदर वो जहर डालना है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक्शंस करें अपने यंग। आपको ये चीज नजर आती है, देखें अगर क्रिकेट टीम उनकी जिस तरह से बिहेव करती है, जी उनके आप कभी उनके साथ कोई मीटिंग्स अटेंड करें या अफगानिस्तान के साथ या उनकी लीडरशिप के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स मैंने अटेंड किए हैं, जितनी नफरत डिस्ट्रस्ट उनके दिलों में है, किसी मेरा ख्याल में नॉन मुस्लिम या किसी दुश्मन और के दिलों में नहीं। मैं इसमें इंडिया को इतना ब्लेम नहीं करूंगा, मैं अफगान लीडरशिप को करूंगा। अब देखिए तालिबान को ये इंडियंस जो हैं 10-15 साल तक इन्हें प्रॉक्सीज कहते रहे हैं पाकिस्तान की, और आज वो बगलगीर हो रहे हैं, आज उनको वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं जो कि किसी मेरा ख्याल में रॉयल प्रिंस को नहीं दिया जाता इतना प्रोटोकॉल। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि ये एनिमी ऑफ योर एनिमी इज माय फ्रेंड, एंड इसी इक्वेशन पे वो काम कर रहे हैं। वो जो चनाकिया का एक अर्थशास्त्र में जिस तरह वो लिखता है कि जो आपके नेबर का नेबर है वो आपका दोस्त है और आपका नेबर जो है वो आपका दुश्मन है, उसी पॉलिसी पे ये अमल कर रहे हैं।
और पाकिस्तान के जितने नेबर्स हैं उनके साथ इन्होंने दोस्ती रखने की कोशिश की है और पाकिस्तान को के साथ वो जीरो सम गेम खेल रहे हैं कि हर तरफ से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो वाटर का इशू हो या चाहे कोई और चीज सियासत हो। हो। हर बिल्कुल ठीक। मामलात में उनके अंदर एक ऐसा जहर भर दिया गया है कि ये चीज नुकसानदेह है उनके लिए, उनकी आने वाली जनरेशन्स के लिए, उनकी नस्लों के लिए। देखिए इस तरह से तो मुल्क तरक्की नहीं करते हाँ या जी, उन्होंने रीजन अपनी में पीस नहीं आता। सेकुलर कंट्री को उन्होंने एक्सट्रीम बना दिया हुआ है मोदी सरकार ने। सर, भारत इस वक्त खित्ते में सियासी, सफारती और अस्करी लिहाज से बिल्कुल तनहा हो चुका है। ऐसे में अगर वो अफगानिस्तान के जरिए खित्ते के अमन को बर्बाद करने की हमाकत करता है तो चीन, ईरान और रूस इस मामले पर क्या रद्द-ए-अमल दे सकते हैं? क्योंकि चीन का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का रूट भी इन्हीं बॉर्डर इलाकों के पास है। जी डेफिनेटली देखें, भारत इस वक्त जो अफगानिस्तान का भी स्टेटस है वो कोई बेहतर नहीं है। दुनिया सारी जानती है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन कितनी है, विमेन राइट्स की कितनी वायलेशन है। तो उस स्टेटस को एग्री करना, और ये वो दो के रशिया ने भी इस स्टेटस को माना हुआ है, अफगानिस्तान को मान चुके हैं, चाइना भी उधर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन ओवरऑल एक तालिबान का जो इमेज है वो ठीक नहीं है, जो कि मतलब एक बहुत रिजिड किस्म का और रेडिकल और फंडामेंटल किस्म के लोग हैं जिनको समझा भी जाता है और इसी वजह से दुनिया उन्हें तस्लीम नहीं कर रही। लेकिन हैविंग सेड दैट, दे अगर उनको वो इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है और पाकिस्तान को ये चीज देखनी पड़ेगी, जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा कि बायलैटरली हमें एड्रेस करनी पड़ेगी इन इश्यूज को। जो कंट्रीज हैं वो जरूर इसमें इन्वॉल्व होती हैं और होंगी। चाइना जरूर चाहेगा कि यहाँ पे पीस आए, वो नहीं चाहेगा कि इंडिया यहाँ पे स्टेबलाइजेशन को, स्टेबिलिटी को असर करे। और जो सी पैक का राउट जो बनाना चाह रहे हैं थ्रू अफगानिस्तान पाकिस्तान, उसको तकवीत हासिल हो और वो बेहतरी है पूरे रीजन के लिए और चाइना के लिए स्पेशली वो बहुत बेहतर है। लेकिन क्या अमेरिका इस चीज को चाहता है और क्या अमेरिका इस रीजन में स्टेबिलिटी चाहता है? अभी वो बगराम बेस की बात कर रहे हैं, तो उसको हासिल करने का क्या क्या मकसद है? तो इन तमाम जियोपॉलिटिकल इश्यूज को देखते हुए, जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके इंटरेस्ट को देखते हुए हमें एनालाइज करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। लेकिन सबसे बेहतर इसका हल सिर्फ ये है कि बायलैटरली हम एक दूसरे के इश्यूज को एड्रेस करें। अफगान इस वक्त जो है, अफगानिस्तान पूरा बहुत अनगवर्न्ड है, कयास में है, उधर कैश स्टार्व्ड कंट्री है और वो जो है उसको कोई नुकसान ज्यादा नहीं होगा अगर हम जितना भी उसके खिलाफ काइनेटिक ऑपरेशन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को हम हिट कर लेंगे। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स तो हैं बिल्कुल, नहीं जो हम उनको प्रॉपर्ली तो उनको देंगे या ऐसी चीज। डैमेज नहीं कर तो पाएंगे। तो उस लिहाज से हमें आप करने की जरूरत है कि क्या हम मामलात को किस तरह से सुलझा के आगे बढ़ा सकते हैं और अपने घर को जो मामलात हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो एरियाज इनके साथ जुड़े हुए हैं, सेंसिटिव एरियाज वहां पर हमें मेंटेन करने की जरूरत है एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।